गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ताल्लुक में। मैं गौरव रंजन आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में शेयर बाजार है। शेयर बाजार जानेंगे हम लोग, ठीक ना। शेयर बाजार क्या होता है, उसके बाद हम लोग अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे आज, ठीक ना। चलिएगा, तो सबसे पहले शेयर मार्केट इन इंडिया, भारत में शेयर बाजार है क्या। तो शेयर बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उसको हम शेयर बाजार कहते हैं। देखिएगा, यही बात लिखी होगी इसमें कि एक विनियमित, संगठित एवं स्थानीयकृत वित्तीय बाजार जहां प्रतिभूति प्रतिभूति को बॉन्ड बोलते हैं, प्रतिभूति बॉन्ड, ठीक ना। प्रतिभूति बाजार के संगठन जैसे शेयर, बॉन्ड, नोट्स आदि की खरीद बिक्री, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतों पर की जाती है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। जिस कंपनी की मांग बढ़ेगी, जिस कंपनी की मांग बढ़ेगी उसका जो शेयर होगा, उसका शेयर का मूल्य अधिक होगा। अब कंपनी की मांग कब बढ़ती है? जब वो कंपनी के उत्पाद बाजार में अधिक बिकते हैं। कंपनी का बाजार जब अधिक बिकेगा, मात्रा में, अधिक मात्रा में बाजार में बिकेगा, तो सीधी सी बात है उस कंपनी के से काफी सारे लोग जुड़ना चाहेंगे, उन लोगों में होड़ लगी रहेगी। बाजार एक प्रकार का होड़ होता है, यानी एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है बाजार में। तो यदि किसी कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, कंपनी अच्छा कार्य करती है, उसकी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उसके शेयर सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं। अब आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे सुजुकी का, इस समय सुजुकी का शेयर बहुत बढ़ रहा है। सुजुकी जो सुजुकी मोटर बाइक भी बनाती है, फोर व्हीलर्स भी बनाती है, तो मारुति सुजुकी जो है उसका क्या है, उसका जो शेयर है वो बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकाल ली, इसलिए उसका शेयर बढ़ रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा, ये जो हमारा शेयर बाजार है, इन शेयर बाजारों को कंट्रोल करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। क्या है? बीईसी बोलते हैं, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना। स्थापना कब की गई? 1875 में हुई, जिससे भारत सरकार ने 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता दी। यानी यहां पर आप किसी भी कंपनी का यदि आपको शेयर खरीदना है तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, ठीक ना। वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले, ठीक ना। मान्यता प्रदान की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों, शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड इत्यादि के व्यापार के लिए एक कुशल एवं पारदर्शी बाजार को स्थापित करते हुए निवेशकों के हित की रक्षा करता है। यानी अगर आप यहां पर अपना पंजीकरण कराते हैं तो आपका रुपए कहीं पर भी डूबने की संभावना नहीं रहती है, ठीक ना। वैसे तो कई सारी एप्लीकेशन होती हैं जो बोलते हैं कि आप यहाँ से शेयर खरीदिएगा, आप सीधा बीएससी जाइएगा, ठीक ना। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आईएसओ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। आईएसओ एक सर्टिफिकेट होता है जो दिया जाता है। आईएसओ प्राप्त करने वाला भारत का पहला तथा विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? तो कौन सा है? ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर बाजार है भारत का सबसे बड़ा बॉम्बे। विश्व के कुछ शेयर बाजार हैं जिनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए। ये यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। पहला है डोव जोन्स, DOWNJOS। डोव जोन्स जो है वो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। नेस्डैक यूएसए का है। निक्की, कई बार सुने होंगे निक्की, निक्की कहां का है? जापान का है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। संघाई चीन का है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज लंदन का है। हैंगसेंग हांगकांग का है। बर्लिन जर्मनी का है। बॉर्सा, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बॉर्सा पोलैंड की राजधानी। टोरंटो कनाडा का। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। शेंजन चीन का है। ढाका का बांग्लादेश है। ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज हैं। आपको शुरुआत के 5 याद रखने, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डोव जोन्स पूछा जाता है, नेस्डैक पूछा जाता है, निक्की सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला है, ओस्लो पूछा गया, संघाई पूछा गया। बकाया जितने हैं वो नाम से अगर आप 1-2 बार नाम याद रखेंगे तो हो जाएगा। बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, पोलैंड की राजधानी वॉर्सा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो इस प्रकार आप अगर राजधानी से भी याद करेंगे ना तब भी हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। ठीक से नहीं दिख रहा है? क्यों भाई? दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा सही करो। दिख तो रहा है, साफ तो दिख रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। कैमरा सही नहीं है क्या? मुझे तो साफ दिख रहा है यहां से।
देखिए थोड़ा कैमरा सही नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम पर देखिएगा, दिख रहा है बाबू, यहां तो मेरे तो लैपी पर साफ दिख रहा है। बाजार कट रहा है, कहां कट रहा है बाजार, दिख तो रहा है। अब दिख रहा है ना सही, हाँ अब सही है ना, हाँ चलिए अब सही है ना, चलिए 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 इसके आगे देखते हैं। एक और भारत में स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब सही है ना, चलिएगा। एक और है जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई बोलते हैं। बीएसई के एक अधिकार को तोड़ने के लिए 1991 में फेरवानी समिति, पहला नाम। 1875 में बीएसई की स्थापना, 1991 में एनएसई की स्थापना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। तो एनएसई को बीएसई के एक अधिकार को तोड़ने के लिए 1991 में फेरवानी समिति ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना की, सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार बनाते हुए 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अप्रैल 1993 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, से भी बोलते हैं। जो आपका बाजार होता है, वित्त जो आपका शेयर बाजार होता है, उस शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, उसी को नाम दिया जाता है सेबी। भारतीय प्रतिभूति यानी बॉन्ड बोलते हैं, बी का मतलब प्रतिभूति यानी बॉन्ड है, एवं विनियमन, विनियमन को एक्सचेंज बोलते हैं, बोर्ड यानी बी, ठीक ना। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता प्रदान की गई, कब, 1993 में। 1991 में फेरवानी समिति ने सिफारिश की, 1992 में इसका निर्माण हुआ और 1993 में जो हमारा सेबी है उसने इसको क्या दी, मान्यता दी। 1994 में इसने अपना कार्य संचालन प्रारंभ किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मुख्य प्रवर्तक कंपनी आईडीबीआई है, नाम सुने होंगे आईडीबीआई। पूछा जाता है कि एनएसई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी मुख्य प्रवर्तक कौन सी कंपनी है जो उसका प्रवर्तक है। मैंने आपको जब ग्रामीण बैंक पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको प्रवर्तक बैंक बताया था, क्या होता है प्रवर्तक बैंक, कोई आप संस्था खोल रहे हैं, उस संस्था में जो पैसा लगाता है उसी को हम प्रवर्तक बैंक बोलते हैं, ठीक ना, प्रवर्तक बैंक, ठीक ना। तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मुख्य प्रवर्तक कंपनी आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक ना। इसके द्वारा जिस प्रकार बीएसई के द्वारा क्या जारी किया जाता था, बीएसई कहां पर है, बीएसई के द्वारा जिस प्रकार शेयर जारी किए जाते थे, उसी प्रकार एनएसई के द्वारा निफ्टी जारी किया जाता है। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी जो 50 अग्रणी कंपनी है देश की, 50, उनके ऊपर यह लागू किया जाता है। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमुख सूचकांक है, एक प्रकार का सूचकांक है। जिस कंपनी का निफ्टी जितना ऊंचा होगा, और निफ्टी ऊंचा कब होगा, जब वह कंपनी मार्केट में अच्छा कार्य कर रही होगी। जब वह कंपनी मार्केट में अच्छा कार्य कर रही होगी तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, और उसी वैल्यू को बढ़ने को हम क्या नाम दे देते हैं, निफ्टी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध पहली 50 सबसे बड़ी कंपनियों के आधार पर निफ्टी जारी किया जाता है। आपकी जो 50 कंपनियां होंगी उन्हीं के आधार पर निफ्टी जारी किया जाएगा। वो कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेंगी तो निफ्टी अधिक होगा, खराब प्रदर्शन करेंगी तो निफ्टी नीचे चलाएगा। निफ्टी के लिए आधार वर्ष माना जाता है बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, हम कोई भी आंकड़ा निकालने के लिए तुलना करते हैं एक साथ से। मान लीजिएगा तुलना की गई कि 2000 में हमारी आय इतनी थी और 2015 में हमारी आय इतनी थी और 2020 में या 2019 में हमारी आय इतनी है। तो हमने बेस किसको माना, सबसे पहले 2000 को, कि 2000 से हमने तुलना की, सब वर्ष 2000 में मेरी आय इतनी थी, उससे ज्यादा बढ़ी 2015 में। तो हम जिस साल से अपनी आय की या किसी भी वस्तु की हम अपनी क्या करते हैं, वहां से तुलना करते हैं, किसी भी सूचकांक का यदि हम वहां से तुलना करते हैं तो उसी तुलना को हम क्या नाम दे देते हैं, उसी तुलना के लिए हम जो वर्ष लेते हैं उसी वर्ष को हम आधार मानते हैं। उसका आधार क्या है, तो 95 को 1995 लिया गया है एवं इसके लिए आधार मूल्य कितना रखा गया, 1000। जो कंपनी 1000 के जितना नजदीक होगी
उसका निफ्टी ऊपर जाएगा। जो कंपनी, उन 50 कंपनियों की बात कर रहे हैं, जो कंपनी 1000 से जितना दूर जाएगी, मान लीजिएगा किसी कंपनी का 900 है, 1000 के बहुत ज्यादा समीप है, अच्छा होगा। किसी का 980 है और अच्छा होगा, किसी का 700 है, उससे बुरा होगा। तो इस प्रकार से सूचकांक बनाए जाते हैं, जिसका 1000 के पास सबसे ज्यादा समीप होगा उसका निफ्टी बहुत अच्छा होगा, जो 1000 से सबसे ज्यादा दूर होगा उसका निफ्टी बहुत कम होगा। ठीक ना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको नाम दिया गया सेबी। क्या होता है सेबी तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था को किस नाम से जानते हैं? इरडा, पहला ऑप्शन मिलेगा इरडा, इरडा बीमा से संबंधित होती है। दूसरा मिलेगा सेबी, तीसरा मिलेगा नीति आयोग, चौथा मिलेगा योजना आयोग। तो आप क्या बता देंगे, क्या है? शेयर बाजार को नियंत्रित रखने वाली संस्था का नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय शेयर बाजारों, ये बाजारों को लिखा है बाजारों, ठीक ना, थोड़ा फॉन्ट चेंज हो जाता है टाइप करते करते। भारतीय शेयर बाजारों, तो यहां पर बाजारों लिखा है। भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों, शेयर बाजार के अलावा जो और भी कहीं से हम बॉन्ड खरीद रहे हैं, मान लीजिएगा बैंक से खरीद रहे हैं, तो भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को नियमित रूप से चलाने के लिए, विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की? 1998 में की। कब की? 1998 में इसकी क्या की? 1998 में इसकी स्थापना की। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। 12 अप्रैल 1992 को, यहां पर इसकी स्थापना 1988 है। इसकी स्थापना कब की गई? 1988। 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले जब इसकी स्थापना की गई, 1988 में इसकी स्थापना की गई, तब एक गैर संवैधानिक था, संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं था। फिर 1992 में भारतीय प्रतिभूति बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम लाया गया 1992 में, और जिसके तहत 1992 में यह अधिनियम लाया गया और उसी के तहत इसको सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सेबी है उसकी स्थापना कब की गई? 1988 में। सेबी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में दिया गया, ठीक ना। इसमें चेयरमैन सहित 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो यानी 1 सदस्य होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 4 क्या होते हैं? अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसके बोर्ड में शामिल हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। तो कुल मिला के इसमें एक चेयरमैन हो गया, 3 स्थायी सदस्य हो गए और 4 अंशकालिक हो गए। तो कुल मिला के जो सदस्यों की संख्या हो जाती है वो संख्या हो जाती है 8, ठीक ना। फिर से सुन लीजिएगा, सेबी प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रण रखने वाली शीर्ष संस्था है। स्थापना 1988 में की गई। जब इसकी स्थापना की गई तब एक गैर संवैधानिक संस्था था, गैर संवैधानिक था, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम लाया गया 1992 में, और इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मुख्यालय इसका, हेडक्वार्टर्स इसका कहां पर? मुंबई में है, और इसमें एक अध्यक्ष होता है यानी एक चेयरमैन होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकाल कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद हटा दिया जाता है, ठीक ना। हाँ बताइएगा, बफरिंग हो रही है, चलिएगा पढ़ लीजिएगा, बफरिंग हो रही है तो बाद में देखते हैं, चलिएगा। इसके लिखा है, इसके प्रमुख कार्य एवं अधिकार निम्न है। प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों को संरक्षण प्रदान करने तथा विभिन्न उपायों को प्रतिभूति बाजारों को विनियमित तथा विकसित करना है। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, मर्चेंट मतलब होता है व्यापार, म्यूचुअल फंड, अंडर राइटर्स, रजिस्टर, ब्रोकर्स इत्यादि को विनियमित तथा विकसित करने का कार्य करती है। स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों के जांच और उनकी लेखा परीक्षा करना इसका कार्य। प्रतिभूति बाजार से जुड़े कामगारों और निवेशकों को शिक्षा प्रदान कर प्रोत्साहित करनी है। यदि आपको शेयर बाजार से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप कहां जाएंगे? आप सेबी के पास जाएंगे, यानी आप मुंबई जाएंगे। कहां जाएंगे? सेबी के पास जाएंगे, यानी आप कहां चले जाएंगे? मुंबई चले जाएंगे।
यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिए अपने घरेलू स्रोतों से संसाधनों को नहीं पूरा कर पाता है, नहीं पूरा कर पाता है, यहां पे लिखा नहीं पूरा कर पाता है, नहीं पूरा कर पाता है, तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से संसाधनों को जुटाना पड़ता है। शेष विश्व से इस संसाधन या तो कर्ज के रूप में लिए जुटाए जाते हैं या फिर निवेश के रूप में। यदि मान लीजिएगा आप एक देश है, आपका एक घर है, घर से समझिएगा आपके पास इतने पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है कि आपके घर का भरण पोषण हो सके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या तो किसी से उधार लेंगे या किसी से जाएंगे और उसके यहाँ क्या करेंगे? काम करेंगे, या कहेंगे आइए हमारे घर में निवेश कीजिएगा, हमारे घर में हमारी खेती कीजिएगा, आप हमारी जो खेती है, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, हमारी खेती कीजिएगा और उससे जो मुनाफा होगा आप भी लीजिएगा और उस मुनाफे को मैं भी लूंगा, ठीक ना? तो ऐसा समझ लीजिएगा। देखिएगा अब ये जो निवेश है, निवेश दो प्रकार से आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यदि कोई विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के, यदि मान लीजिएगा आप अपने यहाँ कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और यदि उस कंपनी में जो विदेशी निवेशक है, निवेशक को कितना 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए, जिससे वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। यदि मान लीजिएगा कोई कंपनी बनाई जा रही है और उस कंपनी में किसी दूसरे देश के व्यक्ति को 10% की हिस्सेदारी या उससे अधिक की हिस्सेदारी दी जाती है, तो उस कंपनी के मेंबर बन जाता है, उस कंपनी का क्या बन जाता है? निदेशक मंडल। जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। तो उसके द्वारा जो ये निवेश किया गया उस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। वो आएगा तो अपने यहाँ की करेंसी लेकर आएगा और भारत सरकार के पास वो करेंसी जमा करेगा, तो भारत सरकार की जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उस विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक शब्द और लिखा है विदेशी पोर्टफोलियो। अब मान लीजिएगा यदि कोई निवेशक है जो क्या करता है, कंपनी की 10% या उससे अधिक की भागीदारी खरीदता है, तो उसको हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अब मान लीजिएगा 10% से कम खरीदता है, 10% से कम खरीदता है, तो उसको हम एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है उसे, ठीक ना? अब देखिएगा अप्रैल 2000 से मार्च 2017 तक भारत में सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई की गई है और सेवा क्षेत्र में जो एफडीआई की गई है वो सबसे ज्यादा की गई है 18%। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई की गई है 18%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में जो की गई एफडीआई वो 7% है। निर्माण क्षेत्र में भी 7% और दूरसंचार क्षेत्र में भी 7%। आपको ये याद रखना है कि विदेशियों के द्वारा भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में एफडीआई की गई है, तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई की गई। कहां पर? सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई की गई है, ठीक ना? उसके बाद अब यहां पर मैंने एक शब्द और लिखा, अप्रैल 2000 से मार्च 2017 तक भारत को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देश, यानी भारत में सबसे ज्यादा किन देशों के द्वारा एफडीआई की गई? तो मॉरिशस। देखिए न्यूनतम आंकड़ा है, सरकार 1-2 सालों का आंकड़ा नहीं निकाली, लंबे समय के बाद आंकड़ा निकालती, तो 2017 तक का यही रिसेंटली है। तो मॉरिशस देश भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश है। पहला भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश का नाम मॉरिशस। दूसरे नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। मॉरिशस के द्वारा 34% की जितनी भारत में एफडीआई हो रही है उसका लगभग 34% भाग अकेले मॉरिशस करता है। सिंगापुर 16%, जापान 8%, यूनाइटेड किंगडम 7% और नीदरलैंड आपका 6%। तो ये है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश वो है मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस है। तो आपको ये याद रखना है, मॉरिशस, ठीक है ना? अब देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, अब मैं इसके नीचे आपको समझाता हूं कुछ। जो आपकी एफडीआई है, जो आपकी यहीं पे समझा देता हूं मैं, चलिए।
जो आपकी एफडीआई होती है, एफडीआई दो प्रकार की होती है। किसी भी देश के द्वारा दो प्रकार की एफडीआई की जा सकती है, पहली और दूसरी। किसी भी देश के द्वारा दो प्रकार की एफडीआई की जाती है। एफडीआई, या ऐसा कह लीजिएगा एफडीआई दो प्रकार की होती है। एक एफडीआई को नाम दिया गया है ग्रीन एफडीआई, ग्रीन एफडीआई, और दूसरी को नाम दिया गया ब्राउन, BROWN, ब्राउन एफडीआई, ब्राउन एफडीआई। ग्रीन एफडीआई, मान लीजिएगा आप कोई कंपनी, जब कंपनी प्रारंभ की जा रही हो, कंपनी प्रारंभ होने वाली हो, जब कंपनी प्रारंभ होने वाली हो, जब कोई कंपनी प्रारंभ होने वाली हो, तो उसमें जो निवेश किया जाता है विदेशियों के द्वारा, जो उसमें निवेश किया जाएगा, उस निवेश को हम ग्रीन एफडीआई के अंतर्गत रखते हैं, ग्रीन एफडीआई के अंतर्गत। यदि मान लीजिएगा भारत में कोई कंपनी खोली जा रही है और उस कंपनी के खोले जाने में यदि कोई दूसरा व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति आके क्या कर देता है, एफडीआई कर देता है, रुपए दे देता है, कुछ 10% या उससे अधिक का पैसा दे देता है, तो उसके द्वारा जो एफडीआई की गई, उस एफडीआई को नाम दिया जाता है ग्रीन एफडीआई। कौन सी एफडीआई? ग्रीन। ब्राउन क्या होता है? ब्राउन, मान लीजिएगा भारत में कोई कंपनी पहले से संचालित है, भारत में कोई कंपनी पहले से संचालित है, लेकिन यह कंपनी सही प्रकार से काम नहीं कर पा रही है, घाटे में जा रही है, या मान लीजिएगा घाटे में नहीं जा रही है। भारत में मान लीजिएगा कोई कंपनी चल रही है और यदि उस चल रही कंपनी में जो क्रियाशील है कंपनी, उस क्रियाशील कंपनी में कोई विदेशी व्यक्ति आकर यदि उसमें 10% या उससे अधिक का निवेश कर देता है, तो इस प्रकार के एफडीआई को ब्राउन एफडीआई कहते हैं, BROWN, ब्राउन एफडीआई। ग्रीन एफडीआई, कंपनी प्रारंभ हो रही हो तभी कोई विदेशी व्यक्ति आकर उसमें निवेश कर दे, ग्रीन एफडीआई, ठीक ना। और कोई कंपनी पहले से संचालित है, उसमें कोई व्यक्ति आकर एफडीआई कर दे, उसमें कोई व्यक्ति आकर यदि पूंजी जमा कर दे, एफडीआई कर दे, तो उसको नाम दिया जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है ब्राउन एफडीआई, ठीक ना। उसको ब्राउन। कंपनी चल रही थी पहले से, उसमें यदि आपने निवेश किया है, विदेशी व्यक्ति हैं, यदि आपने उसमें निवेश किया तो ब्राउन। और कंपनी प्रारंभ होने वाली है, यदि आपने उसमें एफडीआई किया, उसमें अपना पैसा लगाया, तो उसको नाम दे दिया गया ग्रीन एफडीआई। क्या नाम दे दिया गया? तो उसको नाम दे दिया गया ग्रीन एफडीआई, ठीक ना। तो एक ब्राउन एफडीआई होती है और दूसरे एफडीआई का नाम होता है ग्रीन एफडीआई, ठीक है। बाबू बफिंग हो गई है तो मैं यहीं छोड़ दे रहा हूं, आज का वीडियो यहीं छोड़ दे रहा हूं, बफिंग हो गई है। कल मिलिएगा, तो कल आपका लास्ट टॉपिक होगा मुद्रास्फीति। कल मैं आपको मुद्रास्फीति समझा दूंगा अच्छे से, और मुद्रास्फीति में समझाने के बाद आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा, आपको क्वेश्चन भेजेंगे, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। आपके जो भी डाउट होंगे, डाउट लेके चले आइएगा कल इकोनॉमी के, तो डाउट हम लोग क्लियर कर लेंगे, कल। अगर आपका कोई डाउट रहा होगा तो उस डाउट को लेकर चले आइएगा, हम उस डाउट को आपके क्लियर कर देंगे, ठीक ना। तो आज यहीं रख लेते हैं, इसके आगे कल मिलते हैं। तो मुद्रास्फीति और कल डाउट क्लियर है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पढ़ा दूंगा मैं और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। चलिए, तो आज यहीं छोड़ते हैं, धन्यवाद।